तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो 2026 में हमारी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख सकता है। द सुपर अल नीनो। अब अक्सर ऐसी खबरें सुनते ही एक अजीब सी घबराहट होने लगती है, राइट? लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हमारा मकसद कोई पैनिक फैलाना नहीं है, बल्कि हम विज्ञान और कुछ ठोस फैक्ट्स के जरिए ये समझेंगे कि आखिर हमारे सामने क्या चुनौती आने वाली है और हम इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। पहले हम बात करेंगे 1877 के ऐतिहासिक सुपर अल नीनो की, फिर समझेंगे कि असल में अल नीनो होता क्या है। उसके बाद 2026 का बड़ा क्लाइमेट थ्रेट, इसके इम्पैक्ट की 4 लेयर्स, अर्बन हीट यानी शहरों में बढ़ती गर्मी की समस्या, और सबसे आखिर में कुछ बेहद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 1877 द सुपर अल नीनो। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई कल की बात नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक चक्र है। 2 करोड़, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1877 में भारत में आए अकाल के दौरान इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और हैरानी की बात यह है कि इस तबाही की वजह कोई युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि यही सुपर अल नीनो था। ये इकलौता नंबर हमें साफ साफ दिखाता है कि जब ये प्राकृतिक चक्र अपने चरम पर होता है तो इसका स्केल लिटरली कितना विशाल और भयानक हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सिर्फ एक लोकल त्रासदी थी। इस सुपर अल नीनो ने ग्लोबल लेवल पर मौसम को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया था। एक ही समय पर चीन में करोड़ों लोग मारे गए, ब्राजील में 20 लाख जानें गईं और अफ्रीका के कई हिस्सों में भयानक अकाल पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में मिनेसोटा में तो हालात ऐसे हो गए थे कि उस साल को द ईयर विदाउट विंटर यानी बिना सर्दियों वाला साल तक कह दिया गया। मतलब पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम ही पलट गया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये अल नीनो है क्या? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को थोड़ा डीकोड करते हैं ताकि असली जड़ समझ में आए। नॉर्मल पैसिफिक कंडीशंस और एल नीनो कंडीशंस के बीच का फर्क समझना सच में काफी दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ चलने वाली हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। इससे वहां बढ़िया बारिश होती है। लेकिन एल नीनो के दौरान ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, वो सारा गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के पास ही फंसा रह जाता है। अब आप खुद सोचिए, जब समंदर का इतना बड़ा हिस्सा एकदम से गर्म हो जाए तो वो पूरी दुनिया के बारिश और हवाओं के पैटर्न को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलिस्ट्रेट करता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल साइकिल कैसे काम करती है। आमतौर पर अल नीनो हर 2 से 7 साल में आता है और इसका असर 6 से 12 महीने तक रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात क्या है? वो ये है कि मई से जुलाई 2026 के बीच इसके बनने की 61% संभावना जताई गई है। और ये वही समय है जब भारत में मॉनसून अपने पीक पर होता है। मतलब हमारी खेती के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बिल्कुल सामने खड़ी है। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द 2026 क्लाइमेट थ्रेट। और ध्यान रहे, अनुमान है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा अल नीनो हो सकता है। 29 डिग्री सेल्सियस, ये नंबर सच में थोड़ा डरावना है। महासागरों के अरबों लीटर पानी का इतना ज्यादा गर्म होना कोई मजाक नहीं है। और ऐसा सिर्फ किसी नेचुरल साइकिल की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें इंसानों के जरिए किए गए क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चलिए इस गणित को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारी धरती का बेस टेम्परेचर पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इस सुपर अल नीनो के आने से इसमें 1.5 डिग्री की और बढ़ोतरी हो जाएगी। टोटल हो गया 2.9 डिग्री सेल्सियस। इसे ऐसे समझिए जैसे आप पहले से ही 40 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी वाले एक कमरे में बैठे हों और कोई आकर अचानक से वहां हीटर भी ऑन कर दे। अगर इस खतरे का सही अंदाजा लगाना है तो जरा 2015 के सुपर एल नीनो को याद कीजिए। उस साल पूरे देश में 14% कम बारिश हुई थी और पूरे भारत और पाकिस्तान में भयंकर हीट वेव के चलते 4500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 का एल नीनो 2015 के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अब आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट। आइए देखते हैं कि समंदर में होने वाला ये बदलाव कैसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक बिल्ड होता है। सबसे पहले आता है कमजोर मॉनसून, जिसके नॉर्मल से सिर्फ 92% रहने का अनुमान है। फिर इसका सीधा असर पड़ता है हमारी एग्रीकल्चर पर, क्योंकि 51% खेती आज भी बारिश पर ही निर्भर है। तीसरा स्टेप है जानलेवा हीट वेव्स का आना,
और फाइनली चौथी लेयर जो सीधा हमारी जेब पर असर डालती है, यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी उछाल। 9%। सुपर अल नीनो वाले सालों में फूड इन्फ्लेशन लिटरली इस लेवल तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए, एक तो मॉनसून खराब होता है, ऊपर से फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में महंगाई का ये झटका बहुत जोर से लगता है, खासकर तब जब पूरी दुनिया पहले से ही तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और आर्थिक दबाव झेल रही हो। अब रुक करते हैं 5वें सेक्शन का, अर्बन हीट एंड वल्नरेबिलिटी। शहरों के अंदर की जमीनी हकीकत क्या है। शहरों में एक बहुत ही अजीब सी विडंबना देखने को मिलती है, जिसे हम द एसी पैराडॉक्स कह सकते हैं। होता क्या है कि लोग अपने घरों और ऑफिस को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर चलाते हैं, राइट? लेकिन ये मशीनें बाहर सड़कों पर भयंकर गर्म हवा फेंक रही होती हैं। मतलब जो लोग कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो अनजाने में ही सही उन लोगों के लिए बाहर का टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं जो सड़कों पर काम करने को मजबूर हैं। ये एक क्रूर सच है। और पता है, शहरों में दिन से भी ज्यादा जानलेवा होती है रात की गर्मी। दिल्ली के 2024 के आंकड़े देखिए, दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान सीधे 4.4 डिग्री तक शूट अप कर गया। इसका सबसे बड़ा कारण है ये कंक्रीट का जाल। कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में उसे रिलीज करता है। जब रात में भी तापमान कम नहीं होता तो ह्यूमन बॉडी रिकवर नहीं कर पाती, और ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब अगर हीट वेव से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप दिखता है। एक तरफ सरकारी एजेंसियां मानती हैं कि ये आंकड़ा 10 से 20 हजार के आसपास है, वहीं कुछ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स बताते हैं कि असल में हर साल करीब 1.5 लाख लोग इस गर्मी का शिकार होते हैं। और यहाँ सोर्स का एक बड़ा दावा यह भी है कि हीट वेव को जानबूझकर आधिकारिक आपदा घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर अनिवार्य रूप से लोगों को भारी मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो जमीनी हकीकत और भी भयानक है। हमारे देश में करीब 38 करोड़ ऐसे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो सीधे खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। हीट वेव के दिनों में इनकी इनकम में सीधा 40% तक की भारी गिरावट आ जाती है। 2024 के ही एक अनुमान के मुताबिक अत्यधिक गर्मी की वजह से हमें राष्ट्रीय स्तर पर 194 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड एक्शंस। ये सब सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कितना बड़ा विरोधाभास दिखा रही है। डेटा साफ बताता है कि पेड़ पौधे किसी भी पैदल चलने वाले इलाके का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास के नाम पर बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं। 2024 में ही 18,200 हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट काट दिए गए। लिटरली हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हम 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने जंगल काट रहे हैं। ये एक ऐसा असंतुलन है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। तो हम व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम है, जैसे हमेशा एक 10-12 रुपए का ORS पैकेट अपने पास रखें। ये हीट स्ट्रोक से बचने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा, जो लोग धूप में काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ा पानी या छांव ऑफर करें। नए पौधे लगाने के साथ साथ पुराने पेड़ों को बचाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, घरों में बिजली के लिए सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, ताकि ग्रिड पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके। जब ग्लोबल चेंजेस इतने बड़े हों तो हमारे छोटे छोटे कलेक्टिव एक्शंस ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, क्या हम आने वाले कल के लिए तैयार हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हमारे लिए नॉर्मल की परिभाषा ही बदल रही है। शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए 35 डिग्री की गर्मियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए और 45 डिग्री का तापमान उनके लिए रोजमर्रा की बात बन जाए। ये न्यू नॉर्मल डरावना है। क्या हम भविष्य की इन 45 डिग्री वाली गर्मियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।